कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को लेकर हुए 785 करोड़ MOU। मुख्यमंत्री ने कहा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन की है जरूरत। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को लेकर रांची में 2 दिवसीय एडवांटेज झारखंड समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 कंपनियों के साथ 785 करोड़ के निवेश के लिए MOU हुए। आयोजन के समापन समारोह में संबोधित करते हुए कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में यह एक नई शुरुआत है। जो भी MOU हुए हैं वो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि धरातल पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य को अब बाजार के अनुकूल बनाना होगा, तभी किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा। पिछले दिनों पशुपालन निदेशालय की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से हो और उन्हें सूकर एवं मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पशुधन बीमा और टीका उत्पादन के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वाइन फीवर वैक्सीन के उत्पादन का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूकरों में चर्म रोग फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। यह संक्रामक रोग है। सूकर पालक अपने सूकरों को इस रोग से बचाने पर विशेष ध्यान दें। अगर ऐसा रोग हो चुका है तो घरेलू उपचार के तौर पर नीम का तेल, करंज का तेल, कपूर और गंधक का मिश्रण लगाएं। सूकर पालक बंधु चर्म रोग से ग्रसित सूकरों को अन्य सूकरों से अलग रखने की व्यवस्था करें। इसके अलावा 50 मिलीलीटर नीम का तेल, 50 मिलीलीटर करंज का तेल, 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक की दर से लेप तैयार कर सूकर के चमड़े पर 2 से 3 बार लगाएं। चर्म रोग से बचने के लिए अभी खास करके गर्मियों के मौसम में चर्म रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दे सकते हैं 35 किलो वजन पर 1 ml चमड़े में डाल करके। दूसरा तरीका है कि घरेलू उपचार कर सकते हैं जिसमें करंज का तेल, नीम का तेल 50-50 ml और 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक को मिक्स करके बाल के उल्टी दिशा में चमड़े में अगर लगाते हैं तो किसी तरह का चर्म रोग जो होता है 2 से 3 बार अगर आप लगाते हैं तो किसी तरह का चर्म रोग को आप ठीक कर सकते हैं। राज्य के जो किसान कंदीय फसल ओल की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल उन्नत प्रभेदों का चयन करें। ये प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। ओल की खेती जो भी किसान भाई करना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि ओल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है अप्रैल और मई महीना का है, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आप उसको ऐसा वर्षा आधारित कृषि करना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय है वो मई से 15 जून तक है। इस बीच में आप ओल को अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके लिए जो उपयुक्त किस्म है वो किस्म जो है गजेंद्र है, जो हमारे झारखंड राज्य के लिए अनुशंसा की गई है। साथ ही साथ विधान कुसुम जो है उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है और श्री प्रदा जो दक्षिण भारत की वैरायटी है उसका भी यहाँ पे उपज काफ़ी अच्छा है। गजेंद्र का अगर कहा जाए तो अगर हम लोग देखते हैं तो 50 से लेकर के आपका 60 टन तक भी यहाँ पे उसका उत्पादन यहाँ पे देखा गया है। तो किसान भाई इन किस्मों को अपना सकते हैं। ग्रबर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। हम आपके लिए आगे और ढेर सारी जानकारी लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले एक विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो मंगरा भाई, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे आप तरबूज खाते खाते आ रहे थे। हाँ, खा भी लिए, फेंक भी दिए, बीचा उच्चा समेत खा गए हैं। हाँ, तो क्या बात है, लगता है तरबूज बहुत ज्यादा तादाद में आपके गांव में हुआ है। क्यों? मेरे गांव में भी हुआ है, और लेकिन हम नहीं लगाए हैं, लेकिन ठीक है आप पकड़े, मेरे गाँव में हुआ है। तो हुआ है मने कि हो रहा है, अभी तैयार हो रहा है, बहुत कुछ बाजार में बिक भी रहा है, लेकिन बहुत खेत में लगा हुआ भी है। वही खेत में से उठा के खा लिया। हाँ, तो इस बार तो हम लोग लगा दिए जैसे मन वैसे, और बहुत किसान अभी लगाने वाले भी हैं। तो किसान भाई बहनों, आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की जानकारी हम आपको तरबूजे के बारे में देने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना, मंगरा भाई ने बताया कि भाई बहुत सारे किसान अभी लगाने वाले हैं और कुछ तरबूज बाजार में भी आ चुके हैं। तो जो बाजार में आ चुके हैं उसके बारे में, लेकिन थोड़ा ही बहुत किसान अभी लगाएंगे, सब लगाइए चुके। लेकिन फिर भी जो है, आप जो कह रहे थे कि तरबूजे के बारे में बात करेंगे, जी बिल्कुल। तो क्या बात करेंगे जरा बताइए। तो तरबूज तो किसान भाई हमारे लगाते हैं, लेकिन अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से वो खेती करें तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में आज जानकारी कौन दे रहे हैं? आज की हमारी विशेषज्ञ हैं किरण मेरी कंडीर। नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम मौजूद है KVK जमशेदपुर में और हम बात करेंगे तरबूज के बारे में, जिसके लिए हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैम, आज हम बात करेंगे तरबूज के बारे में। तो हमारे किसान भाई जो तरबूज की खेती करते हैं, हमारे जैसे ये प्रदेश हो गया झारखंड, तो क्या इसका जलवायु तरबूज की खेती के लिए सही है? देखिए, कहा जाता था तरबूज की खेती पहले दियारा क्षेत्र में ही अधिक से अधिक की जाती थी और नदी के किनारे के क्षेत्र में ही बहुत सारे हमारे किसान भाई तरबूज की खेती करते थे। तो आज के स्थिति में यह आप देखेंगे कि हमारे झारखंड प्रदेश में भी तरबूज की खेती बहुतायत में की जा रही है। हमारे झारखंड में भी जितनी भी नदियां हैं, उनका किनारा हमारे झारखंड में तरबूज की खेती के लिए उपयोग में लाई जा रही है और हमारे किसान भाई बहुत
मेहनत से और बहुत ही इच्छा के साथ तरबूज की खेती कर रहे हैं। और इनमें देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई हाइब्रिड तरबूज की खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने ही इंस्टीट्यूट के द्वारा जैसे IIHR बेंगलोर से इजाद किया हुआ अर्कामानिक वैरायटी भी बहुत अच्छा कर रहा है और शुगर बेबी भी यहाँ पर उन्नत किस्म अच्छा कर रहा है। लेकिन हमारे किसान भाई थोड़ा हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा उन्मुख है और हमारा क्षेत्र तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते हुए भी उपयुक्त बनाया जा रहा है। मैडम, अब हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए कि जब भी वो अपनी खेती स्टार्ट करे तो शुरू करे तो उसमें खेत की तैयारी कैसे की जाए? देखिए, कहा जाता है तरबूज में बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसमें 92% जल की अवस्था होती है, जल होती है। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जल सिंचाई उसमें बहुत मायने रखता है। सिंचाई के लिए उसका स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है कि जो सनलाइट है वो बिल्कुल निर्विरोध उस स्थान पर पहुंचना चाहिए। कहने का अर्थ है कि बहुत बड़े स्थान पर कहीं भी कोई छाया नहीं होनी चाहिए और उसे बहुत खाने पीने की आवश्यकता है, वो बहुत हंगर प्लांट है, उसे पोषक प्रबंधन की आवश्यकता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो ज़मीन की तैयारी है, ज़मीन की तैयारी के लिए हमें जहाँ पर भी उसको हम लगाएंगे तो उसमें पोषण प्रबंधन को मुख्य तौर पर ध्यान देना है। अतः शुरू में ही जब हम लगाने की अवस्था में ही लगाने के समय हम प्रत्येक थाला, जब हम लोग थाले से थाला की हम लोग बात करते हैं तो थाला को हम लोग 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर की गहरा गड्ढा खोदते हैं। और ये हम देखते हैं कि दो हमारे वैरायटी हैं, एक होती है हाइब्रिड और संकर किस्म और दूसरा होता है उन्नत इम्प्रूव्ड किस्म। तो संकर किस्म के लिए हमारी जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसमें हम कतारों से कतारों के बीच 3.5 मीटर की दूरी रखते हैं और उन्नत किस्म के लिए हम लोग 2 मीटर की दूरी कतारों से कतारों के बीच रखते हैं। और थालों से थालों के बीच में हम उन्नत किस्म के लिए 1 से 1.25 मीटर और संकर किस्म में भी 1 से 1.25 मीटर की दूरी रखते हैं। तो खेत की तैयारी के बारे में मैम आपने बताया, तो हमें इसमें तरबूज में लगने वाले रोग और उसके कैसे निदान पाया जाए? में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो बीज जनित रोग है उससे निजात पाने के लिए सबसे पहले हम बीज का उपचार करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशी होती है, उसको हम लोग 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम लोग उसको उपचारित करते हैं। और उसको उपचारित करने के बाद हम लोग रोपण करते हैं। रोपण करने के बाद आप देखते होंगे कि जब ये लता फेंकने के अवस्था में आता है, यानी कि रोपण के 15 से 16 दिन के बाद जब उसमें से लताएं निकलने लगती हैं पौधे से, तब उस समय आप देखेंगे कि जो ह्यूमिडिटी अधिक होने की वजह से, आर्द्रता अधिक होने की वजह से और तीक्ष्ण गर्मी होने की वजह से वहाँ पर पौधे मर रहे हैं। तो यह होता है कि वहाँ पर बैक्टीरियल और फंगल दोनों अटैक हो जाता है। और इस जो समस्या है उसके निदान के लिए हम किसानों को अनुशंसा करते हैं कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का घोल 4 ग्राम प्रति लीटर जल के दर पर आप मिला करके उसमें प्रति पौधा प्रति थाला आप 1 मग, जिसमें कि आपको अधिक से अधिक 1.5 से 1 लीटर पानी आता है, उसको आप उसमें दे करके उस जो फफूंद जनित और बैक्टीरिया जनित जो रोग है उससे आप निजात पा सकते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में ये समस्या आती है। उसके बाद में ये समस्या आती है, आप देखेंगे कि फल सड़ने लगते हैं। फल सड़न रोग जो आप देखेंगे, यह फल सड़न रोग स्वतः नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह है कि फल मक्खी का होना। जब से फूल आते हैं और फूल से फल होते हैं, तब यह फल मक्खी यहाँ फसलों के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। जब हम इस फल मक्खी का प्रबंधन कर लेंगे, इस मक्खी को प्रबंधन करने के लिए हम एक ऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं कि गैर रासायनिक हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं। उसमें गुड़ का चाशनी बनाते हैं और उसमें 2.5 से 3 ml की दर से क्लोरपायरीफॉस को मिला देते हैं और वो प्रत्येक एकड़ में 10 से 12 स्थानों पर हम लोग कुछ दूरी पर रख देते हैं
जिससे क्या होता है कि फल मक्खी उस मिठास की सुगंध से उस कटोरे में आती है और वह क्लोरपाइरीफॉस के असर से वहाँ पर वो खत्म हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि बाद में फल मक्खी के कारण होने वाले फल सड़न रोग नहीं लगते हैं। तो मैम चलते चलते हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए कि ये खेती किस प्रकार से करें कि जिससे उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिले। हमारे किसान भाई यह ध्यान रखें कि तरबूज एक बहुत भूखा, उसका जो उनकी लताएं हैं, उनका जो फसल है वो बहुत भूखा होता है। यह इसके लिए हम पोषण प्रबंधन आवश्यक है, उसका जो पोषक है, पोषक तत्व जिसकी भी आवश्यकता है, जब हम लोग गड्ढे को कोड़ते हैं तो जिसमें जितनी उसमें मिट्टी है उतना ही फार्म यार्ड मैन्योर कंपोस्ट उसको हम उतनी ही मात्रा में डालें और नीम की खली भी शुरू में दें और उसमें जितनी भी अनुशंसित मात्रा है डीएपी, पोटाश और यूरिया, जैसे हमारे यहाँ के किसान भाई शुरू में डीएपी और पोटाश पूरी मात्रा दें और यूरिया को बाद में 3 भागों में, जैसे कि इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कि वो स्टैब्लिश करता है, उसके बाद होता है उसका वनस्पतिक विकास होता है, उसके बाद होता है उसके जो फलन की समय आती है और जब बाद में तुड़ाई क्या। तो ये इन भागों में बाद में इसे बांट करके दें ताकि सभी अवस्था में इसे पोषण मिलता रहे। और हमारे किसान भाई ये चीज़ ध्यान दें, पहले जो मादा फूल होती है उसमें उससे फल लेने की कोशिश करें, तो वो जो पहला मादा फूल होता है उससे फल लगेंगे, वो बड़े आकार के होंगे और हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, आपने जैसे देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि इससे आप बहुत ही लाभ उठाएंगे। कितना बढ़िया बताएं। हम लोग तो मैंने खेत में ऐसे नहीं, मैंने एकदम अनबुआरी लगा देते थे। हाँ, जैसे अनबुआरी अभी खा लिए पूरा बीजा सही, तो ऐसे ही लगा भी देते हैं, है ना। गलती हो गया किसान भाई, आपसे खाली लगाएंगे, खाएंगे नहीं। आप लोग खाइएगा, हम लोग खाली ऐसे ही जो है सो इनका मुंह नहीं बिल्कुल खाइएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब था किसान भाई बहनों, इनको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है कि लगाइए, लेकिन उसको तरीके से लगाइए। ये बात आप अभी हम लोग असल में काम का बात करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में बेकाम का भी बात करते हैं। लेकिन आप काम की बात करें, और काम की बात ये कि तरबूज की खेती वैज्ञानिक तरीके से ऐसे ही करना है, मैंने वैसे ही करना है जैसे किरण जी ने बताया जी। बिल्कुल। और अब वैसे ही पालन करिए इस संदेश का जो अभी आप देखेंगे। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी को जोहार। जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। भाई, हमको भी कभी कभी जोहार कर लीजिए, आप हमेशा इन्हीं को जोहार कर सकते हैं। अरे जोहार 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 जोहार। तो अब इनको भी जोहार करिए। किसान भाइयों जोहार। अरे क्या बात है। चलिए, जोहार तो आपने सबको कर लिया। अब ये बताइए कि आज हमारे किसान भाई बहनों को आप किस चीज की जानकारी दिलाने वाले हैं? अच्छा, एक सवाल पूछे। सवाल जी, पूछिए। अगर आप गर्मा धान की खेती कर रहे हैं, हाँ, तो आपको मेरी सलाह है कि सघन कृषि प्रणाली से उसकी खेती करें। ये सघन कृषि प्रणाली है क्या, जानते हैं? देखिए, सघन कृषि प्रणाली जो है, मैंने जो सघन है ना, वो धान है, गर्मा ना जी, तो उसके बारे में तो हम जो है सो कि अब इसका क्या, तो हम तो नहीं जानते। ऐसा शिव कुमार जी, ये नहीं जानते हैं। आप इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानकारी दिलवा दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, आपको हम लिए चलते हैं इस पर विस्तृत जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर परवेज आलम। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। किसान भाइयों जोहार। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके खेतों में धान लग चुका है और अब जरूरी है कि उसमें कुछ कृषि कार्य करें, तो उनमें क्या सघन कृषि प्रणाली करेंगे, क्या ऐसे कृषि कार्य करेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। अभी जो है किसान भाई, मेरे हिसाब से पिछले माह जो है वो गर्मा धान की रोपनी जो है वो खेत में पूरी कर चुके होंगे, और अब जो है अभी उनके फसल की जो आयु है वो करीब करीब 20 से 25 दिन की के आसपास हो रही होगी, अगर उन्होंने समय पर किया है तो इस समय गर्मा धान
का विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अभी क्या करें कि अगर आपका रोपा किए हुए 20 से 25 दिन हो गया है तो एक खरपतवार नियंत्रण जरूर आप करें अभी, क्योंकि अगर खरपतवार अभी नहीं करेंगे तो इससे आपके उत्पादन में काफ़ी ह्रास होने की संभावना बन सकती है। तो अभी आप मैनुअल मतलब हम रासायनिक खाद का रसायन का उपयोग आपको नहीं करने बोलेंगे, क्योंकि अभी देखिए पानी कम है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी आप मैनुअल हाथ से या किसी छोटे यंत्र से 2 पंक्तियों के बीच में जितने भी घास निकल आए हैं उसको आप निकाल दीजिए। और निकालने के बाद अगर आपके पास पानी खेत में नमी की मात्रा आप देख लीजिए कि अगर नमी है सुनिश्चित कर लें, अगर नहीं है तो आप बाहर से पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई करने के बाद उस पे आप कम से कम 20 किलो नेत्रजन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव अवश्य करें। देखिए नेत्रजन ऐसा है कि आपने जब रोपा जब आपने किया होगा तो उसकी आधी मात्रा आप अभी दिए होंगे। जो आधी मात्रा जो बची है वो उसकी आधी मात्रा यानी एक आधी आपने लगाने के समय दे दिया, जो आधी बची है उसकी आधी मात्रा अभी आप जब खरपतवार निकाल लेंगे उसके बाद देंगे। और इसके फिर 20 दिन के बाद आप दूसरी बार जब खरपतवार निकालेंगे तब उसकी आधी मात्रा उस समय देंगे। इस तरह से आप नेत्रजन का उपयोग करें खेत में, ताकि आपके पौधों की बढ़वार अधिक से अधिक आपको मिले। सब अभी आपने चर्चा की रासायनिक जो है चीज़ों का प्रयोग हम कम करेंगे, तो अब हम चलते हैं कि उर्वरकों का जो है प्रयोग किस प्रकार से करेंगे और कौन से ऐसे उर्वरक डालेंगे और जो है उसको डालते समय किन किन बातों का भी ध्यान जरूरी है। देखिए जहाँ तक उर्वरक का अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि उर्वरक आपने जो रोपाई आपने किया होगा गर्मा धान का, उस समय आपने लाल खाद जो पोटास खाद होता है उसको अवश्य डाला होगा, फॉस्फेटिक खाद आपने इस्तेमाल किया ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ नेत्रजन खाद का। नेत्रजन खाद जैसा कि मैंने अभी आपकी चर्चा के प्रारंभ में बताया कि 3 बार आपको नेत्रजन खाद डालना है। एक आधी मात्रा बुआई के समय, 1/4 मात्रा जो है वो पहला निकाई गुड़ाई के बाद, और जो बची हुई मात्रा है वो पहली निकाई गुड़ाई से 20 दिन के बाद जब निकाई गुड़ाई करेंगे उस समय डालेंगे। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाद तभी खेत में डालें जब खेत में नमी सुनिश्चित कर लें। अगर नमी नहीं रहेगी, अगर आप खाद डाल देंगे तो देखिए अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मिट्टी भी जो है बिल्कुल सूखी भी है, तो इसमें क्या होगा कि बर्निंग मतलब जलने की समस्या जो है वो किसान को मिल सकती है। इसलिए भूल के भी ऐसा ना करेंगे कि खेत में बिना नमी को सुनिश्चित किए हुए यानी बिना सिंचाई किए हुए आप अभी खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब ये तो हुई उर्वरकों के बारे में और आपने बहुत अच्छी जानकारियां भी दी। अब हम चलते हैं सबसे विशेष विषय पर, वो है सिंचाई। तो सिंचाई व्यवस्था, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत ही जो है मुश्किलात से जो है सिंचाई भी व्यवस्था भी उपलब्ध हो पाती है, तो ये किस प्रकार से करेंगे और इन्हें कहाँ से उपलब्ध होगा वो भी बता दें। देखिए ये जो मौसम होता है इसमें हर तरफ पानी की कमी रहती है और जो भी किसान भाई गर्मा की धान की खेती करते हैं वो कम से कम इतना आश्वस्त होकर करते हैं कि वो 2 से 3 सिंचाई कम से कम धान को दे सकें, क्योंकि टार जमीन में गर्मा धान की खेती नहीं हो सकती, मध्यम जमीन में भी इसकी खेती नहीं हो सकती। जो नीची जमीन है जहाँ पर कि पानी थोड़ी देर ठहराव होता है उसका और उनके पास ये साधन होता है कि वो पानी को रोक के रखने में सक्षम होते हैं, तो वहीं पे गर्मा धान की खेती किसान भाई करते हैं। तो कम से कम 3 से 4 सिंचाई अगर उनके पास है तो वो ज़रूर इसको खेत में ज़रूर डालें। एक जैसा कि मैंने बताया कि खरपतवार निकालने के बाद है ना 20 दिन के बाद डाल दें, दूसरा जो है उसके 20 दिन के बाद डाल दें, तीसरा जो है अगर पानी है आपके पास में तो वो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा कि वो जब फूल आने लगते हैं उस समय खेत में पानी डालें। जो पहला 20 दिन में बताया कि उसमें क्या होता है कि उस समय कल्ले निकलने का समय होता है, कल्ले, तो अगर इस समय आप पानी डालेंगे तो आपके खेत में पौधों में देखेंगे कि कल्ले की संख्या बहुत बढ़ेगी और जब फूल आने के समय जब आप पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो दाने होंगे वो बहुत हिस्ट पुष्ट होंगे। तो हम ये सही बात है कि अभी पानी की मात्रा बहुत सीमित है, आप जितना दिन का फसल है उतना दिन तक आप पानी नहीं दे सकते, लेकिन ये जो मैंने बताया समय, इस समय में अगर आप पानी देंगे 2 से 3 सिंचाई भी अगर आप कर देते हैं गर्मा धान में तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके फसल के लिए। डॉक्टर साहब ये तो हुई सिंचाई के बारे में, जो है हमारे धान में बहुत सारे से कीट रोग भी लग जाते हैं, तो वो कौन कौन से मुख्य रोग और कीट हैं और उनकी जो है किस प्रकार से हमारे किसान भाई उससे बचाव करेंगे। देखिए गर्मा धान में जो कीट लगते हैं और जो
खरीफ के मौसम में जो हम लोग धान लगाते हैं उसमें जो कीट और बीमारियां लगती हैं ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि अभी का जो मौसम होता है इसमें जो वातावरण में आर्द्रता है, जो नमी है, वो नहीं के बराबर है ना। जब वातावरण में आर्द्रता नहीं रहती है तब क्या होता है कि जो कीट के जो अंडे या लार्वा होते हैं उनके फलने फूलने का मौका बहुत कम मिलता है ना। और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कीट आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर कीट के फलने फूलने का मौका भी ज़्यादा मिलता है और बीमारियाँ भी बहुत वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। गर्मा धान ऐसा विषय बन गया है कि अगर गर्मा धान किसान खेती कर रहा है तो चूंकि वातावरण बहुत शुष्क है, आर्द्रता बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए इसमें बीमारियां बहुत नहीं के बराबर आती हैं, है ना। कीटों का प्रकोप भी जितना खरीफ में होता है वो इसमें नहीं के बराबर होता है। इसलिए कीट और बीमारियां से आपका स्वयं ही निदान हो जाता है, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक कीट ऐसा है जो तना छेदक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो गर्मा धान में लग सकता है और तना छेदक अगर आपको लगा हुआ दिखाई दे तो उस समय आप एक काम कर सकते हैं कि आप कार्बोफ्यूरॉन दवा जो होती है वो 8 से 10 दाना जो है उसके जड़ के पास आप रख सकते हैं। एक तो ये है, और अगर ये नहीं रख सकते हैं तो आप एक ट्राइकार्ड जो होता है, जो बीमारियों को ट्रैप करने का होता है, ट्राइकार्ड का इस्तेमाल करें। तो ट्राइकार्ड का भी इस्तेमाल कैसे करना है कि प्रति हेक्टेयर ये ट्राइकार्ड 8 से 10 ट्राइकार्ड जो है 1 हेक्टेयर खेती के लिए सक्षम संपन्न होता है। तो 8 से 10 ट्राइकार्ड का इस्तेमाल करें और इस ट्राइकार्ड को 15-15 दिन के अंतराल पे बदल दें। तो आप कम से कम ऐसा 2 बार ट्राइकार्ड का इस्तेमाल करें। 15 दिन एक बार लगा करके 15 दिन के बाद फिर दूसरा ट्राइकार्ड को बदल दें। और जैसा कि मैंने संख्या बताया कि 1 हेक्टेयर में 8 से 10 ट्राइकार्ड का इस्तेमाल करने से इसका निदान हो जाता है। और जहां भी आपको इस तरह से आप देखें तो आपका कीट और बीमारियां से इसका पूरी तरह बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके साथ में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अब हमारी घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं, तो मंगरा भाई। हाँ, तो उनका कहने का मतलब है कि कागज कलम उठा लीजिए जैसे हर बार उठाते हैं और लिखिए हमारा पता बताएंगे कुमार जी। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देनी हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपके कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।